हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा 1999 की। आखिर ये एक्ट किस बारे में करता है। वैसे ये बहुत बड़ा एक्ट है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 3-4 सेक्शंस ही हैं जो हमें पढ़ने हैं और कुछ शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो हम उसको अच्छे से कवर करेंगे पूरा, और इसकी रिवीजन ऑडियो भी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जून 2021 को इनैक्ट हुआ था, यानी कि काम ऑपरेशन में आया था। उसके बाद ये बात किस बारे में करता है, पहले वो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं मैं। तो ये बात करता है जो हम फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते हैं, फॉरेन में पैसा जाना, वहाँ से पैसा आना, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से उस पर ज़्यादा खर्चा कम किया जाए। यानी कि जो लोग कई बार बहुत खर्चा करते हैं फॉरेन एक्सचेंज, जिससे हमारी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज कम होते हैं, तो उसको किस तरीके से ठीक रखा जाए। तो इसको सबसे पहले इसमें आता है प्रीएम्बल एंड एक्ट कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू द फॉरेक्स विथ एन ऑब्लिगेशन ऑफ facility of external trade payment and promoting orderly development and maintenance of the forex market in India। यानी कि जो लॉ है ये बात करता है फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जो एक्सटर्नल ट्रेड वगैरह है, मतलब कि बाहर जो एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट वगैरह करते हैं उनको, या उनकी पेमेंट जो होती हैं बाहर उनको मैनेज करता है और अच्छे से और प्रमोट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो आ रहे हैं ना, उसको किस तरीके से मेंटेन रखा जाए अपने पास, किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए। ये नहीं कि हमारे पास $1000 है तो हम उसको ही रखेंगे, उसी को संभालेंगे, नहीं, उसको किस तरीके से ग्रो किया जाए, उन सब के बारे में ये एक्ट बात करता है। तो इसको रेगुलेटेड अथॉरिटी कौन है, इसकी रेगुलेटेड अथॉरिटी आरबीआई है, और कंसर्न्ड अथॉरिटी यानी कि अगर कोई गलत होता है तो उसमें कौन आगे आ जाता है, ईडी आगे आ जाता है। ईडी का 2 काम और है, मनी लैंडर और फेमा, दोनों यही इसी का काम है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का हमारा यहाँ कोई भी काम नहीं है, तो हम फेमा ही पढ़ेंगे। सबसे पहले इससे पहले एक एक्ट और हुआ करता था, फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट। रिजर्व यानी कि वो बचा के, उस एक्ट में क्या था, उसमें हम बचाने का काम करते थे, उसमें रिजर्व को बचा के रखा जाता था। फिर मैनेजमेंट एक्ट आया कि किस तरीके से उसको डेवलप किया जाए, उसके कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, फेरा का ऑब्जेक्टिव का कंजर्व फॉरेक्स यानी कि उसको बचाना, फॉरेक्स एक्सचेंजेस को बचाना। लेकिन फेमा का था प्रमोट एंड डेवलप, यानी कि बढ़ाना और इंक्रीज करना अपने पास फॉरेन एक्सचेंजेस को। उसके बाद पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से कोई मतलब था। फेरा में अगर सिटीजन है तो उसका कंट्री सिटीजनशिप होगी, तभी वो फॉरेन एक्सचेंज ले सकता है। लेकिन अगर फेमा में अगर इंडिया में रहता भी है तो भी वो इस एक्ट के अंदर कंप्लाई करता है। स्ट्रिक्टनेस क्या थी, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, यानी कि फेरा में क्या था कि नॉर्मली तो सारे ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड थे, कुछ गिने चुने ही परमिटेड थे। लेकिन फेमा में क्या हुआ कि नॉर्मली सब फ्रीली है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन है जिस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, किस किस पे लगाई है, उसके बारे में आगे देखेंगे। उसके बाद मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड, यानी कि हम उसको देखते ही समझ लें कि वो गलत आदमी है, या उसके बारे में कुछ गलत बात कर ले। मतलब कि अगर किसी ने मान लो मर्डर कर दिया, तो हम उसको हमने देखा है, फिर तो हम कह देंगे कि हाँ वो मर्डरर है। लेकिन वो फेरा में आया है, मतलब इस फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि किसी ने बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया कैश फॉरेन एक्सचेंजेस में, तो उस केस में उसको मान लिया जाएगा कि वो है गुनहगारी है। लेकिन जब फेमा आया ना, फेमा में कहा गया जब तक आप सबूत नहीं देंगे तब तक जो सामने वाला पर्सन है ना वो मेंसरिया नहीं होगा, मतलब कि वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। फेरा में क्या था, वो गिल्टी मान लिया जाएगा, भले ही उसने प्रूफ हो या ना हो, लेकिन वो गिल्टी मान लिया जाएगा। लेकिन फेमा में पहले गिल्टी मानना है, मतलब कि वो सभी सबमिट होना चाहिए कि पर प्रूव्ड होना चाहिए कि वो गिल्टी है। ठीक है,
मेंसरिया नॉट प्रज्यूम्ड, यानी कि प्रज्यूम नहीं होता, यही ऐसे नहीं कि अज्यूम कर लिया कि हाँ उसने गलती की है तो वो हो गया गलत। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो केस करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रूव करे वो गिल्टी कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंडिंग, नॉट अलाउड एंड ऑल ऑफेंस एंड कंपाउंडेबल। यानी कि फेरा में क्या था, अगर आपने कोई गलती की तो आप उसको फिर ये नहीं कि आपको उसको कह दोगे नहीं आप कुछ फाइन ले लो और मुझे छोड़ दो, जो पनिशमेंट है वो लगेगी। लेकिन फेमा में क्या हुआ, कंपाउंडिंग का ऑप्शन मिल गया कि आपने कोई गलती की है तो मैक्सिमम पेनल्टी या जिस तरीके से भी जो भी केस होता है, मतलब जेल के अलावा कंपाउंडिंग में नॉर्मली पेनल्टी की बात होती है, तो जो पेनल्टी होगी वहाँ तक का फाइन दे के आप आराम से छूट सकते हो। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, किसी भी होल ऑफ इंडिया, मतलब होल ऑफ इंडिया और अप्लाइज टू ब्रांच ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल बाय PRI, पर्सन रेजिडेंट इंडिया द्वारा। अगर कोई भी ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है, अगर वो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है, फुल्ली ओन्ड या कंट्रोल्ड है, तो उस केस में वो भी इसके अंदर उस पर भी ये एप्लीकेबल होता है। फिर कुछ डेफिनेशंस आती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है 2C के बारे में। 2C बात करता है ऑथराइज पर्सन, यानी कि ऑथराइज पर्सन कौन होता है। ऑथराइज पर्सन कोई भी ऑथराइज डीलर लाइक बैंकर, मनी चेंजर, एबिक्स एक्सेट्रा, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट लाइक ब्रांच ऑफ बैंक आउटसाइड इंडिया, यानी कि बैंक की ब्रांच जो आउटसाइड इंडिया उसको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहते हैं। अदर पर्सन हु ऑथराइज अंडर सेक्शन 10 हमारे में है नहीं तो हमें उस पर उतना ध्यान नहीं देना है। एंड टू बी डील इन द फॉरेक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी में कोई भी ऑथराइज पर्सन होगा जो अंडर सेक्शन 10 के हिसाब से बनेगा वो ऑथराइज पर्सन कहा जाएगा। 2M बात करता है फॉरेन करेंसी के बारे में। फॉरेन करेंसी मीन्स अ करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी जो नहीं होगी वो फॉरेन करेंसी होगी। उसके बाद 2N फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, यानी कि किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आपका डिपॉजिट है, क्रेडिट है, बैलेंस पेबल है तो वो फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। या कोई ड्राफ्ट है, ट्रैवलर चेक है, लेटर क्रेडिट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और वो ड्रॉ हुआ था इंडियन करेंसी में लेकिन पेमेंट उसकी फॉरेन करेंसी में करनी है। या फिर ड्रॉ हुआ था PROI के लिए लेकिन पेमेंट उससे इंडियन करेंसी के बननी, यानी कि आउटसाइड इंडिया की किसी फॉरेन करेंसी में हुआ था और इंडियन करेंसी में करनी है तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज मान लिया जाएगा, क्योंकि उसमें फॉरेन की करेंसीज का एक्सचेंज होगा ना, तो इसलिए उसे फॉरेन एक्सचेंज कहा जाएगा। फिर 2O आता है सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी मीन्स अ सिक्योरिटी फ्रॉम स्टॉक, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर और अदर इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी भी तरीके के स्टॉक्स हैं, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर है, डिनोमिनेटीज इन फॉरेन करेंसी, यानी कि जो फॉरेन करेंसी में खरीदे गए हैं या बेचे गए हैं। And include securities denominated in foreign currency but redemption or return payable in इंडियन करेंसी। भले ही उसका रिटर्न या रीपेमेंट जो हो रहा हो वो इंडियन करेंसी में हो रहा हो फिर भी वो फॉरेन सिक्योरिटी मान लिए जाएंगे। उसके बाद 2E कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन विच अल्टर एसेट्स और लायबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ आउटसाइड इंडिया, यानी कि किसी भी पर्सन की अगर एसेट्स, लाइबिलिटी या कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया बनती है, इंडिया के बाहर बनती है किसी इंडियन पर्सन की, और एसेट्स या लाइबिलिटीज़, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी नहीं, सिर्फ एसेट्स या लाइबिलिटी किसी बाहर वाले की इंडिया में बनती है, यानी कि किसी ने बाहर से एसेट्स खरीदा, मतलब इंडिया का एक पर्सन है उसने बाहर से एसेट्स खरीदा तो वो हो गई उसकी एसेट्स, लेकिन अभी तक उसने इंडिया में नहीं लाया तब एसेट्स मानी जाएगी। अगर वो इंडिया ले आता है तो उसकी एसेट्स नहीं मानी जाएगी। अगर वहीं पे एसेट्स है और उसने यहीं से पेमेंट कर दिया है तो एसेट्स हो गई। अगर यहाँ से सेल किया है लेकिन अभी वहाँ से पेमेंट आनी बाकी है तो वो लायबिलिटी हो गई। और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी भी ऐसी होती है, सेम एसेट्स इन्वर्स रिवर्स कर दो तो PROI के केस में बन जाएगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का केस आ जाएगा। उसके बाद 2J करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बात करता है मीन्स अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी कैपिटल अकाउंट नहीं है वो करंट अकाउंट हो गया। सिंपल विदाउट प्रिजुडिशियल टू द जर्नलिस्ट ऑफ द डेफिनेशन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, यानी कि कुछ और डेफिनेशन में कुछ चीज़ें और इंक्लूड करनी है। वो क्या क्या है, पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन ट्रेड, यानी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कोई पेमेंट हो,
एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि कोई बैंकिंग फैसिलिटी या कोई लोन वगैरह लिया उसका पेमेंट हो शॉर्ट टर्म का, तो उस केस में वो भी करंट अकाउंट आता है। पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंटरेस्ट और लोन इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी करंट अकाउंट में आते हैं। जो इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पे करना है या इंटरेस्ट रिसीव होता है हमें, वो सब इसके अंदर आता है। रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंस, यानी कि अपने स्पाउस, पेरेंट्स या चिल्ड्रन को रहने के लिए, लिविंग के लिए कोई खर्चा किया हमने फॉरेन एक्सचेंज में, वो करंट अकाउंट में आएगा। विजिटिंग अब्रॉड, यानी कि बाहर रह रहे वो। और एक्सपेंस फॉरेन ट्रेड, एजुकेशन या मेडिकेयर, यानी कि फॉरेन ट्रेड में, एजुकेशन में, मेडिकेयर में किसी तरीके की हेल्प की तो स्पाउस, पेरेंट्स या चिल्ड्रन की, वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आता है। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, अभी तक जो थी वो भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन ये भी एक उससे भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या बात करते हैं? पर्सन इंक्लूड। पर्सन कौन कौन होते हैं? नॉर्मली हमने पर्सन क्या पढ़ा? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। लेकिन यहाँ पे एक बंदा और आता है, वो कौन है? ब्रांच ऑफिस एजेंसी। ये भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, जो कंट्रोल या ओन्ड बाय इन सब के होंगे, यानी कि इन सब का किसी भी ब्रांच ऑफिस एजेंसी पे कंट्रोल है ना, वो भी रेजिडेंट, वो पर्सन भी पर्सन माना जाएगा, मतलब कि वो ब्रांच ऑफिस एजेंसी भी पर्सन माना जाएगा। उसके बाद 2V क्या बताए? इस पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही, इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हैं, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको रीड करके एक बार आप जाओ ज़रूर। तो उसके बाद सेक्शन 2V क्या बात करता है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल के लिए क्या है? अगर कोई इंडिविजुअल है तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया विल बी मोर देन 182 डेज, यानी कि अगर कोई 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा है, 182 डेज नहीं, ये नहीं कि 182 रह लिया तो हो गया इंडिया का पर्सन, नहीं, उससे ज़्यादा, यानी कि 183 या उससे ज़्यादा रहा है, तब वो प्रेसिडेंट इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले साल, तब वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है जहाँ पर वो पर्सन रेजिडेंट इंडिया नहीं माना जाएगा। पहला है कि वो इंडिया के बाहर जा रहा हो किसी भी तरीके से, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस वोकेशन के लिए, या फिर अनसर्टेन टाइम के लिए, तो वो वहाँ पे मान लिया जाएगा। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इंडिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें लगता है एम्प्लॉय के लिए जाता है तो हम सोचते हैं कि वो अब गया है तो वापस नहीं आएगा, बिजनेस करने के लिए गया तो नहीं आएगा, भले ही वो अगले दिन वापस आ जाए। लेकिन अगर वो इन केस में गया है तो वो माना जाएगा कि वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। और अनसर्टेन टाइम के लिए गया तो पता ही नहीं हो कब आएगा, तो हम उसको पर्सन इन इंडिया माने ही क्यों। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या आती है? कोई पर्सन अगर इंडिया में घूमने आया है, यानी कि टूर पे आया है, तो वो भी इंडिया का नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन या फिर अनसर्टेन टाइम के लिए आया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल, और पिछले साल कितने भी दिन रहा उससे मतलब नहीं, तो फिर उस केस में अगर वो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए आया है, तो उस केस में वो पिछले साल भले ही 2 दिन रह के गया हो, वो पर्सन इन इंडिया मान लिया जाएगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस हैं कि 366 डेज रहा, नेक्स्ट डे का कुछ नहीं पता, तो वो PRI माना जाएगा। मतलब कि कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये मिड में चला गया इंडिया छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहाँ तक तो ये PRI माना जाएगा, लेकिन उसके आगे का वो PROI मान लिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई एजुकेशन के लिए गया, तो एजुकेशन में RBI ने क्लैरिफिकेशन दे रखी है कि अगर कोई बंदा एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है, तो ये एजम्पशन रहेगा कि वो बाहर जा रहा है तो वहाँ पे ही जॉब करने लगेगा, वो इंडिया वापस नहीं आएगा, क्योंकि फॉरेन में इतना खर्चा होता है, तो वहाँ पे उसके लिए कोई ना कोई जॉब पार्ट टाइम जॉब करेगा, जब जॉब में लगेगा तो उसको कंटिन्यू रखेगा, वो छोड़ेगा थोड़ी ना, ऐसा मतलब एजम्पशन ले रखा है। तो RBI ने क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि इफ़ स्टूडेंट लीव्स इंडिया फॉर द हाईएस्ट स्टडी दे शैल बी ट्रीटेड एज PROI, तो उसे PROI मान लिया जाएगा। तो मतलब अगर ये पॉइंट आए कि कोई एजुकेशन का वो आए क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हो, एज पर, पहले तो लिख दो पर्सन अगर इंडिया के बाहर 3 कंडीशन से जाता है तो वो नहीं माना जाएगा PRI,
और एजुकेशन पर्पस के लिए गया है तो नहीं हो सकता, लेकिन आरबीआई की क्लैरिफिकेशन है तो उसके हिसाब से वो PROI हो जाएगा। उसके बाद सिटीजनशिप इन रिलेवेंट विद द डिटरमाइंड प्रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि जो हमने देखा था डिफरेंस में कि सिटीजनशिप फेमा के केस में मायने नहीं रखती। उसके बाद इन केस ऑफ फेमा रेजिडेंस स्टेटस विल बी पीरियड, यानी कि वो उतने पीरियड के लिए इस केस में रहेगा। जैसे जब हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, इनकम टैक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस पूरे साल का होता है, भले ही फिर उसके बाद तुम पूरा करने के बाद चले गए हो, लेकिन वो पूरे साल का माना जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उतना ही माना जाता है जितने दिन आप रहे हो। जब आप बाहर गए आप PROI हो गए। उसके बाद PRI इन केस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। अब हमने इंडिविजुअल की बात कर ली, अब आर्टिफिशियल पर्सन में क्या होगा। तो सबसे पहले पॉइंट आता है इसमें इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया की कंपनी है तो वो PRI मानी जाएगी ना, नॉर्मली बात है। कोई इंडिया की कंपनी है, वो उसकी एजेंसी, ब्रांच या ऑफिस आउटसाइड इंडिया है तो वो भी PRI मानी जाएगी। और कोई बाहर की कंपनी है, यानी कि PROI है, और उसकी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच इंडिया में है तो वो भी PRI मानी जाएगी। तो एनी पर्सन रेजिडेंट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है, वो PRI माना जाएगा। कोई ब्रांच, ऑफिस, एजेंसी इंडिया की ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय PROI है तो वो भी PRI माना जाएगा। और कोई ब्रांच, ऑफिस, एजेंसी इंडिया की ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय PRI है तो वो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, तो उसको देख सकते हैं आप कि टाटा मोटर जो है PRI है, टेस्ला PROI है, उसकी ब्रांच वगैरह है, ये तो आप देख लेना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाला है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ABC LLC है, कोई एक बाहर की कंपनी है या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, उसकी इंडिया में एक ब्रांच है, यानी कि ब्रांच है HC लिमिटेड मुंबई में, और वो PRI हो गई, ठीक है। ये बाहर की कंपनी, इंडिया में उसकी ब्रांच PRI हो गई। लेकिन एक ब्रांच और है उसकी दुबई में, लेकिन वो कंट्रोल किसके अंडर है, HC लिमिटेड, यानी कि इंडिया वाले ब्रांच के कंट्रोल में है। तो जब कोई कंपनी ओन्ड है, कंट्रोल बाय इंडियन ब्रांच या इंडियन कंपनी होगा या PRI होगा, PRI कंपनी या ब्रांच की बात नहीं की, वहाँ PRI सिंपल का है, तो PRI पर्सन रेजिडेंट इंडिया तो ये बन गया पहले ही, तो इसके कंट्रोल में है तो ये भी PRI माना जाएगा। यानी कि इसको भी फेमा के सारे रूल्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स और फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन सिक्योरिटीज़, फॉरेक्स या फॉरेक्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जिसमें फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील कैसे करना चाहिए, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, क्या क्या कारण है, उस सब के बारे में इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है डील इन फॉरेक्स फॉरेक्स या फॉरेक्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज पर्सन, यानी कि पहली बात तो आप कोई भी अनऑथराइज पर्सन से फॉरेक्स या फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन नहीं करवा सकते। नो पर्सन शैल PRI है, PROI है, तो उस केस में नहीं हो सकता। यानी कि आप किसी भी अनऑथराइज पर्सन से एक्सचेंज या सिक्योरिटी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते फॉरेन की। मेक एनी पेमेंट फॉर द क्रेडिट फॉर PROI, यानी कि अगर कोई पेमेंट है PROI की, जो पर्सन बाहर है उसको कोई इंडिया में पेमेंट करनी है, लेकिन उसके बिहाफ पे कोई और पेमेंट कर रहा है तो वो पेमेंट नहीं कर सकता। जो बाहर का बंदा है उसी को पेमेंट करनी होगी ताकि फॉरेन एक्सचेंज आए ना हमारे पास। उसके बाद रिसीव मनी पेमेंट तो PROI अदरवाइज थ्रू ऑथराइज पर्सन, यानी कि आप कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते या कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते अदर देन ऑथराइज, यानी कि किसी भी ऑथराइज पर्सन के अलावा आप कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आप कर लो, लेकिन वेयर द पेमेंट रिसीव विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्ड रेमिटेंस, यानी कि एक सर्टिफिकेट है कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्ड रेमिटेंस, तो इससे जब आपको पेमेंट होगी ना तो ये आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो हम मान लेंगे कि आपने ऑथराइज पर्सन से किया है। इट शैल बी डीम टू द रिसीव द पर्सन ऑफ द ऑथराइज, डीम कर लिया जाएगा कि आपने ऑथराइज पर्सन से किया है। उसके बाद एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स आउटसाइड इंडिया, यानी कि आप एसेट्स एक्वायर कर रहे हो, यानी कि कोई बाहर का बंदा है वो इंडिया वाले को कह रहा है तू मेरे हिस्से के एसेट्स ले ले, और जो इंडिया वाला कह रहा है तू मेरे हिस्से की फॉरेन में ले ले। तो ऐसे एसेट्स या लैंड, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी ट्रांजैक्शन में हो रहा है, ऐसे
कंसिडरेशन में, यानी कि तू उसकी जगह यहाँ ले ले और ये तेरी जगह वहाँ ले लेगा, तो उस केस में भी उसको प्रोहिबिशन है, वो नहीं कर सकते। However, above restriction transaction may be carried on after with the provided in this act or rule or prescribed by RBI। यानी कि ये ट्रांजेक्शन आप तब भी कर सकते हो, या तो एक्ट, रूल्स या रेगुलेशन में कह दे, या फिर RBI उसका परमिशन दे दे अपने रेगुलेशन, मतलब सर्कुलर वगैरह निकाल के कह दे कि ये ट्रांजेक्शन आप, कोई प्रोविजन नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मींस पेमेंट टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को पेमेंट करना, रिसीव करना किसी के बिहाफ पे पेमेंट, ड्रॉ करना बिल ऑफ एक्सचेंज, इशू या ड्रॉ, एंड ट्रांसफर सिक्योरिटी, एक्नॉलेजमेंट डेप्ट। एक्नॉलेजमेंट डेप्ट एक तरीके से डेप्ट होता है, यानी कि स्वीकार कर लेना सर्टिफिकेट तरीके का, तो उस केस में उसको भी ट्रांसफ़र करना एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, यानी कि जिससे हमें पैसा आता है वो एक्नॉलेजमेंट डेप्ट ही होता है। उसके बाद सेक्शन 4 आता है होल्डिंग ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स को कौन कौन होल्ड कर सकता है? एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में प्रोवाइडेड है उसके अलावा कोई भी पीआर, नो पीआरआई, यानी कि जो भी पीआरआई हो, कोई भी पीआरआई नहीं होल्ड कर सकता। एक्वायर, होल्ड, ओन, पोजेस, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता फॉरेक्स एक्सचेंज को, फॉरेन सिक्योरिटीज़ को, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ले सकता इंडिया के बाहर। उसके बाद करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हमने देखा था अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो एनी पर्सन में ड्रॉ और सेल, ड्रॉ कर सकता है और सेल कर सकता है टू और फ्रॉम, या तो इंडिया के बाहर या तो इंडिया में, यानी कि ऑथराइज पर्सन को ड्रॉ कर दे, सेल कर देगा, या तो ऑथराइज पर्सन से ड्रॉ कर लेगा। तो उस केस में वो इफ़ ही सेल ड्रॉ विद द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो ऐसा कुछ करता है तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आ जाता है, मतलब पैसे लेना देना की बात हो गई। उसके बाद CG में भी कंसिडर द इम्पोज द रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन द करंट अकाउंट, यानी कि वो खुद से भी CB RBI के साथ मिलकर कोई भी पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या बात करता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल बात करता है 3 शेड्यूल्स के बारे में। पहला, जो ट्रांजैक्शन बिल्कुल प्रोहिबिटेड लगा रखे हैं CG ने RBI के साथ मिलके। सेकंड, जिसमें CG की परमिशन लगेगी। और थर्ड, जिसमें RBI का अप्रूवल लगेगा, मतलब थर्ड वाले में एक लिमिट है, लिमिट के बाद अब RBI का अप्रूवल लगेगा। उसके बाद सबसे पहले आता है शेड्यूल 1 प्रोहिबिशन। ड्रॉल ऑफ फॉरेक्स ऑफ फॉलोइंग प्रोहिबिटेड, यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन है जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, यानी कि जो लॉटरी विनिंग्स है उसका प्रोहिबिशन है, यानी लॉटरी विनिंग्स, रेसिंग, राइडिंग, अदर हॉबीज़, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड, मैगजीन, फुटबॉल, पूल, स्वीपर्स, ये सब बिल्कुल बैन है। अगर आप इसके लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई लॉटरी जीती है उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो, कोई रेस, राइडिंग या किसी और हॉबी से कोई पैसा जीता है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या फिर किसी लॉटरी टिकट, बैंड, मैगजीन, फुटबॉल, पूल या स्वीप स्टेक के लिए पैसा डालना चाहते हो, तो वो आप नहीं कर सकते। उसके बाद पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स होल्डी ऑन सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज, यानी कि इंडियन कंपनी की कोई सिक्योरिटी या मतलब जॉइंट वेंचर या होल्डी ऑन सब्सिडरी बाहर है, उसको हमें कुछ पैसे भेजने हैं। यानी कि क्या होता है कि बाहर वाली कंपनीज ना, बाहर वाली जो स्टेट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक लिमिट होती है कि आपको अपनी कंपनी में इतना पैसा लगा के रखना है। तो मान लो किसी साल लॉस हुआ तो बैलेंस शीट में लेस हो जाए, कम हो जाएगा पैसा। तो जब वो पैसा कम होता है ना, तो उसके लिए इंडियन कंपनीज़ क्या करती हैं, दोबारा पैसा भेजती हैं ताकि उसका कैपिटल जो है वो दोबारा बढ़ सके। तो उस केस में वो कभी कभार कुछ कमीशन ज़रिए भेजती है, यानी कि ऐसे डायरेक्ट तो कई बार नहीं जाता, कई बार एसेट्स वगैरह भेजनी पड़ती हैं ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। तो उस केस में जो कमीशन देते हैं ना वो प्रोहिबिटेड है, कि आप वो कमीशन नहीं दे सकते। आपकी कंपनी आप तुरंत ऐसे ही करिए तो आप उसमें कमीशन प्रोहिबिटेड है। रेमिटेंस ऑफ द डिविडेंड, द डिविडेंड बैलेंसिंग अप्लाइज, यानी कि कोई डिविडेंड पेमेंट है उसके लिए नहीं कर सकते आप। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, यानी कि कोई डिविडेंड देना है बाहर के लोगों को, वो नहीं दे सकते। उसके बाद
पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, यानी कि किसी भी तरीके का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें आप कमीशन नहीं दे सकते अंडर रूपी क्रेडिट रूट के ज़रिए, यानी कि RSCR के ज़रिए अगर आप कोई ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर कमीशन दे रहे हो तो वो आप नहीं दे सकते, उस पर प्रोविज़न लगा हुआ है। लेकिन हाँ, आप किसी तंबाकू के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप उसमें 10% तक का कमीशन दे सकते हो। आपका जो इनवॉइस वैल्यू होगा उसका 10% तक का आप कमीशन दोगे तो चलेगा। उसके बाद पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज, यानी कि कॉल बैक सर्विस सेंटर्स वगैरह होते हैं, कॉल सेंटर वगैरह, उसके लिए आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो नहीं कर सकते। कोई रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम, कोई इंटरेस्ट इनकम आपको रेमिट करनी है, भेजनी है बाहर, जैसे पीछे डिविडेंड भेजना था ना, वैसे ये इंटरेस्ट इनकम भेजनी है तो आप वो भी नहीं कर सकते इस स्कीम के अंदर, यानी कि नॉन स्पेशल रुपी अकाउंट स्कीम होती है उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते। तो प्रोविज़न हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 2, ट्रांजेक्शन विच रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्रांजेक्शन करने के लिए। सबसे पहले कल्चरल टूर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ HR डेवलपमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि आप बाहर इंडिया के कल्चर को दिखाने के लिए बाहर जा रहे हो, बाहर उसका प्रमोशन करोगे तो उसके लिए आप कर सकते हो, लेकिन आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का परमिशन लेना, जो कि अभी के टाइम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो फॉरेन मीडिया में, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अगर किसी भी तरीके से 10,000 से ज़्यादा का कर रहे हैं तो उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स का परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी किसी भी, अगर आप टूरिज़्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग के लिए कर रहे हो तो ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेमिटेंस ऑफ फ्रेट वेसल चार्टेड बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट ने कोई चार्टेड वेसल बुलवाए से उसके फ्रेट दिए, यानी कि कुछ इंपोर्ट करवाया था चार्टेड, मतलब कि शिप या प्लेन वगैरह से फॉरेन से, तो उसकी पेमेंट करनी है तो आप उसकी पेमेंट कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्टेड विंग की परमिशन के बाद। पेमेंट करनी है इंपोर्ट के लिए किसी पब्लिक के लिए, कोई नॉर्मल पर्सन अगर उसने ओशियन से इंपोर्ट किया है और उसको पेमेंट करना है अंडर कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट के रूल के अंदर, यानी कि उसमें आपका कॉस्ट भी इंक्लूड होगा, इंश्योरेंस जो हुआ उसका भी अमाउंट इंक्लूड होगा और फ्रेट जो पे करना है वो भी इंक्लूड होगा। तो उस केस में आपको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्टेड विंग की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि इंपोर्ट से रिलेटेड, फ्रेट से रिलेटेड चार्टेड विंग ही है मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस चार्टेड विंग। उसके बाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट्स अब्रॉड, ब्लू डॉट, यानी कि कुछ कंपनीज होती हैं जो बहुत ट्रांसपोर्टेशन में लगी होती है, लेकिन कब कुछ होते हैं जो उनके पास ट्रांसपोर्टेशन कम होते हैं, यानी कि किसी के पास रोड है, प्लेन है, शिप है तो ट्रेन नहीं है, किसी के पास ट्रेन है, शिप है तो बाकी प्लेन और रोड नहीं है, तो उस केस में वो एजेंट हायर करते हैं अगर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। तो जब वो उस एजेंट को अगर आपको कमीशन देनी है ना तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेन फ्रॉम डायरेक्टर जनरल शिपिंग, यानी कि डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंग से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसमें आपको परमिशन, एक तरीके से परमिशन लेना पड़ेगा बोल सकते हो। फिर रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं हमारे वाईफाई वगैरह आज के समय में जैसे है ना, वैसे ही पुराने टाइम में सैटेलाइट से टीवी चैनल्स या इंटरनेट सर्विस के लिए हमें ट्रांसपोंडर की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस केस में जब हम बहुत इंपोर्ट करते थे तो उस केस में अगर कोई टीवी चैनल वाला के लिए करना चाहता है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन बोर्डकास्टिंग यानी कि कास्ट करना यानी कि टीवी, और ट्रांसपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इंटरनेट सर्विस का उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन यानी कि जब कंटेनर्स जो बड़े बड़े होते हैं उसको कहीं रखने के लिए हमें कुछ फ़ीस पेमेंट करनी होती है, तो उस पेमेंट के लिए आप कितना कर सकते हो, द रेट प्रिस्क्राइब बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जितना रेट प्रिस्क्राइब करेगा
उतने तक की आप पेमेंट इस बिना किसी परमिशन के कर सकते हो। लेकिन आप उससे ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको सरफेस ट्रांसपोर्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेमिटेंस ऑफ प्राइस या स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अदर देन इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल स्पोर्ट बॉडीज अमाउंट विल बी मोर देन 100K। यानी कि आप कोई बाहर पेमेंट करना चाहते हो किसी भी प्राइस पेमेंट के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जो कि आप इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट बॉडीज़ नहीं हो, स्पोर्ट बॉडीज़ भी नहीं हो, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उस केस में आप 100K तक तो आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उससे ऊपर करना है तो आपको HR डेवलपमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स का, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ प्रोटेक्शन आइडेंटिटी इंश्योरेंस क्लब। यानी कि एक तरीके से जैसे चिट फंड होता है ना, वहाँ कुछ कुछ पैसा डाला जाता है, उसी तरीके से ये PI क्लब होता है, P&I क्लब। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी शिप कंपनीज होती हैं ना, वो मिलके पैसा डालती है ताकि अगर हमारी शिप को फ्यूचर में जिसकी भी शिप को डैमेज होगा वो उसकी पेमेंट उसके कैश ले सकता है, उसका डैमेज पूरा कर सकते हैं उससे। उसके बाद शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन वेयर ड्रॉल इन एक्सेस ऑफ लिमिट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल। यानी कि अगर कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो एक लिमिट तक, यानी लिमिट क्या है 250K डॉलर तक कोई भी पेमेंट कर सकते हो, यानी फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो बिना किसी अप्रूवल के। लेकिन उससे ऊपर करोगे तो आपको अप्रूवल लगेगा। लिबरलाइज रेमिट या स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, इसके अंदर आप 250K तक कोई भी हर एक इंडिविजुअल एक साल में पर ईयर पर रेजिडेंट इन इंडिया यूज़ कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है। इंडिविजुअल में भी ड्रॉ फॉरेक्स विद 250 ओनली विद द लिमिट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ RBI। यानी कि RBI के अप्रूव जिन ट्रांजेक्शन पे अप्रूवल दे रखा है आप वहाँ पे ईजिली 250 तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड प्राइवेट विजिट्स ऑफ टू कंट्री आउटसाइड इंडिया, गिफ्ट और डोनेशन, एम्प्लॉयमेंट, एमिग्रेशन, परमानेंट सेटलिंग इन कंट्री, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स एब्रॉड्स। यानी कि कोई गिफ्ट या डोनेशन की पेमेंट करनी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए पेमेंट करनी है, एमिग्रेशन है यानी कि आप आउटसाइड इंडिया सेटल हो रहे हो उस केस में, कोई मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स यानी कि रिलेटिव को हेल्थ केयर वगैरह या हेल्प के लिए करनी है, ट्रैवल करने के लिए इंडिया में के बाहर किसी भी तरीके से बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, मेडिकल चेकअप या कोई और भी पेशेंट के साथ, नहीं कोई पेशेंट बीमार है उसके बाहर ही इलाज हो सकता है तो उसके साथ जाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। एक्सपेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई एक्सपेंस है वहाँ कर सकते हो, स्टडीज़ है एब्रॉड स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, या कोई और ट्रांजैक्शन जो भी RBI अप्रूव करेगा तो वो ट्रांजैक्शन आप इजीली 250K तक कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो 3 परमिशन है ना, जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखा है, एमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टडीज़, इन केस में क्या आता है, इसमें आपको 250 से भी ज़्यादा अवेल हो जाएगा बिना RBI के अप्रूवल के। बस आपको क्या रिक्वायर होगा, जो अगर आप एमिग्रेशन कर रहे हो तो वहाँ की कंट्री का जो भी मतलब एक मिनिस्टर्स होते हैं उनका अप्रूवल, एक सर्टिफिकेट ले आओ, मेडिकल इंस्टीट्यूट का ले आओ या यूनिवर्सिटी का ले आओ, तब आपको कोई बिना लिमिट के साथ आप कितना भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये अप्रूवल नहीं है तो आपको 250 तक की लिमिट लगेगी, उसके बाद आपको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोवाइडेड दैट PRI डज़ नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया। अगर कोई परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है, हमेशा के लिए इंडिया में नहीं रहने आता, अगर वो एक फॉरेन स्टेट यानी कि फॉरेन कंट्रीज से आया है अदर देन पाकिस्तान वाला नहीं, किसी और कंट्री से भी, भले ही चाइना से क्यों ना आया हो, लेकिन अगर वो आया है अदर देन पाकिस्तान तो सिटीज़न ऑफ इंडिया ऑन डेपुटेशन ऑन ब्रांच ऑफिस एजेंसी ऑफ फॉरेन कंपनी, या फिर कोई सिटीज़न ऑफ इंडिया है वो रहता बाहर है पूरे टाइम लेकिन इंडिया में किसी काम से आया है या किसी ब्रांच ऑफिस एजेंसी में ट्रांसफ़र हुआ है कुछ टाइम के लिए उसकी चेकअप वगैरह के लिए, तो उस केस में उसको भी ये
अलाउ हो जाएगा तो वो अपने नेट सैलरी तक, उनकी सैलरी जितनी भी है, क्योंकि यहाँ सिटीजनशिप का कोई मायने नहीं है, यहाँ स्टे का मायने है, तो आप अपने नेट सैलरी तक, यानी कि सैलरी से ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, नेट सैलरी तक आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हो आफ्टर डिडक्शन वगैरह, यानी कि यहाँ का डिडक्शन, टैक्स, पीएफ वगैरह जो भी होगा उसके बाद जो सैलरी बचेगी वो कर सकते हो। उसके बाद ये एग्ज़ाम्पल है तो मेरे को लगता नहीं है बताने की ज़रूरत है, लेकिन एक शॉर्ट में व्यू बता देता हूँ कि एक मिस्टर राज है, इंडिया के सिटीज़न है, यूएस के एम्प्लॉय हैं एम्पल कंपनी के, इंडिया में आए थे 2 साल के लिए, उनकी नेट सैलरी, नेट दे दिया है तो हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है की है करनी है, $1 मिलियन है, तो उस केस में वो कितना कर सकते हैं, वो $1 मिलियन आराम से नेट पेमेंट कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया, उनको 250 की लिमिट नहीं लगेगी। तो इसमें आपको कैसे लिखना है, पहले पर्सन के बारे में बताना है कि वो इंडिविजुअल कौन के है, तो इंडिविजुअल में कौन कौन हो सकता है, PRI के बारे में बताना है, एम्प्लॉयमेंट है, पर्सन नॉट बट परमानेंटली रेजिडेंट के बारे में बताना है कि उसको किस किस पे यूज़ हो सकता है। उसके बाद फर्दर फैसिलिटी ऑफ अदर देन इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, प्रायर परमिशन फॉर RBI। अभी तक तो हमने 250 की लिमिट देख ली, लेकिन जो इंडिया का नहीं, इंडिया इंडिविजुअल के लिए था वो, लेकिन अब जो है वो नॉन इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि कंपनी BOI के बारे में, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह के बारे में, तो उस केस में आपको RBI की परमिशन लगेगी अगर आप डोनेशन कर रहे हो, यानी कि बाहर कहीं आप किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो या वहाँ अपने लिए कोई कन्फर्म, मतलब कि कोई एजुकेशन सेक्टर है वहाँ डोनेशन दे रहे हो बहुत सारा, ताकि वहाँ आपका एक फ़िक्स जगह बन जाए, ताकि आपकी वहाँ एक पावर आ जाए। उस केस में कोई फ़ंड आप ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, या कोई किसी भी और तरीके का डोनेशन कर रहे हो, तो उस केस में आपको लोअर ऑफ 5 मिलियन एंड 1% ऑफ अर्निंग्स इन 3 ईयर्स, यानी कि आप पिछले 3 साल में जितना कमाए हो उसका 1%, वो कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 3 साल का इनकम का 1% और 5 मिलियन जौन सा लोअर होगा आप उतने तक का ट्रांजैक्शन फ्रीली कर सकते हो, आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर का ट्रांजैक्शन के लिए आपको अप्रूवल लगेगा। उसके बाद कंपनी कमीशन, अगर आप किसी भी एजेंट अब्रॉड के किसी एजेंट को सेल के जो इंडिया में प्रॉपर्टी थी उसका फॉरेन में सेल करा देना के लिए, इंडिया की किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करवाने के लिए किसी फॉरेन एजेंट को कमीशन देते हो, तो आप दे सकते हो 25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, यानी कि आपको कितना पैसा आया उसका 5% और 25,000, दोनों में से जौन सा हाइयर होगा उतने तक का अमाउंट आप इजीली पे कर सकते हो। उसके बाद रेमिटेंस ऑफ द एनी कंसल्टेंसी सर्विस, यानी कि अगर आपने कंसल्टेंसी सर्विस ली है तो उस केस में आप क्या क्या कर सकते हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए तो 10 मिलियन तक, और किसी और प्रोजेक्ट के लिए है तो 1 मिलियन तक का आप रेमिटेंस कर सकते हो। रेमिटेंस अंदर रेम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कहें तो कोई कंपनी इंडिया में आई, उसने इंडिया में सेटअप करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करे, तो उस एक्सपेंस को राइट ऑफ करना भी होगा, या किसी ने बाहर वाली ने उस पर पैसा डाला है प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का, तो उसकी पेमेंट भी करनी होगी, यानी कि कंपनी बनने से पहले बहुत सारे पेमेंट होते हैं ना, कि किसी से कोई सामान मंगाया, गुड्स मंगाया, बाहर से बहुत सारे रेमिट करे हैं हमने गुड्स वगैरह, सर्विस वगैरह, तो उसकी पेमेंट करनी होगी, तो उस पेमेंट कर सकते हो आप इनकॉर्पोरेशन के बाद। 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका 5% या 100 के जौन सा हाइयर होगा उसका आप एक साल में एक बार पेमेंट कर सकते हो ईयरली बेसिस पे, और उसके ऊपर वाले के लिए आपको परमिशन लगेगी। उसके बाद लिमिट ऑफ 250 इररिलेवेंट फॉर द अदर देन इंडिविजुअल के अलावा कोई भी पर्सन हो उसके लिए 250 का जो भी लिमिट है वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है, वो उसके कोई किसी भी काम का नहीं है। अप्रूवल अंडर 2 and 3 विल बी नॉट एप्लीकेबल टू द रेमिटेंस इन द फॉर्म, 2 और 3 का अप्रूवल नहीं लगेगा अगर आप किस तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहे हो। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है आपका, एक तरीके का अकाउंट होता है जिसमें फॉरेन करेंसीज सेफ से रखी जाती है, या एक्सचेंज अन्य फॉरेन करेंसी अकाउंट है, ये 2 तरीके के अकाउंट है, रेजिडेंट वाला इंडिया वालों के लिए है और एक्सचेंज अर्नर यानी कि जो बाहर से जिनका पैसा आता है उनके लिए है, वो कर सकते हैं। एक्सेप्ट रेमिटेंस ऑफ द मेंबरशिप ऑफ P&I के
जो उसमें नहीं कर सकते आप अपनी मर्ज़ी से, उसके लिए आपको लिमिट लगेगी। और कमीशन ऑन सेल और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, इन 2 चीज़ के लिए जो शेड्यूल 3 के हिसाब से उस केसेस में आप किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन फ्रीली नहीं कर सकते, आपको परमिशन लगेगी। सुपर एक्सपेंसेस एक्सेप्शंस, यानी कि इन पूरे का एक बड़ा सा एक्सेप्शन है। क्या है वो? इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड में आप जितना पैसा डालोगे, आप 3, 4, 5, 10, 12 जितना भी डॉलर डाल दिया उसमें, आप उतने तक की आराम से करो। उसके आगे का आप तो नहीं कर सकते, वो तो पता ही है, लेकिन जितनी लिमिट आप डालोगे उतना वो कर सकते हो, फिर वहाँ पे आपको कोई भी रोक नहीं लगेगी। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स ट्रांजैक्शन, सेक्शन 6 कहता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? मीन्स अ ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स एसेट्स, लायबिलिटीज़, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ ऑफ आउटसाइड इंडिया PRI। मतलब ये डेफिनेशन तो हमने पहले ही पढ़ ली कि एसेट लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ PROI कि उसके मैं दोबारा नहीं बता रहा। मतलब कि वही है कि एसेट्स लायबिलिटी या कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इंडिया वालों की बाहर, इंडिया के बाहर बनी हुई है, या फिर एसेट्स या लायबिलिटीज किसी बाहर के पर्सन की इंडिया में बनी हुई है, तो उसके लिए कोई भी ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अ पर्सन में सेल ड्रॉ फॉर द AP ऑथराइज पर्सन फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज को विड्रॉ भी कर सकते हो और उसको सेल भी कर सकते हो। उसके बाद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन 2 तरीके से हो सकते हैं, एक डेब्ट एक इक्विटी, जिसमें आपको परमिशेबल होगा, लिमिट होगी परमिशेबल ट्रांजैक्शन की, और कुछ कंडीशंस रहेंगे, यानी कि PLC रहेगा, परमिशेबल लिमिट कंडीशन। उसके बाद प्रोवाइडेड एट RBI और CG शैल नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में वो किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। सबसे पहला क्या आता है? अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स और रिपेमेंट ऑफ लोन्स। अगर कोई लोन का अमोर्टाइज करना है, यानी कि पेमेंट होनी थी उसकी लेकिन अब नहीं होगी किसी भी कारण से, वो लोन हमारा सेफ हो गया, हमारे पास फ़ायदा आ गया, तो उसका अमोर्टाइज करना होगा, उसको ख़त्म तो करना होगा ना पहले बुक से। तो उस केस में, या कोई रिपेमेंट करनी हो, तो उस केस में आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो। लेकिन और एक और चीज़ है, डेप्रिसिएशन ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की पेमेंट्स हैं उसको आप इजीली कर सकते हो ट्रांजैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है PRI में जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है वो होल्ड, ओन, ट्रांसफ़र और इन्वेस्ट कर सकता है फॉरेन करेंसी में, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया में ओनली, सिर्फ कब कर सकता है? एक्वायर और होल्ड व्हेन ही वाज PROI एंड इनहेरिटेड फ्रॉम PROI, यानी कि या तो वो उसने तब लिया था जब वो PROI था, या फिर उसने किसी PROI से खरीदा था, यानी कि कोई PROI था, पर्सनल रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था, उससे ख़रीदा था। मे बी यहाँ आउटसाइड इंडिया आएगा, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया यहाँ कर लेना, आउटसाइड इंडिया के बाहर ख़रीदा था। तो उस समय, यानी कि जब वो बाहर रहता था उस टाइम उसने ख़रीदा था, या उसने किसी बाहर के बंदे से ख़रीदा फॉरेन ट्रांजैक्शन करके, तो उस केस में वो उसके पास उसका वो होल्ड, ओन एंड ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद सेम पॉलिसी PROI के आ गया। PROI में होल्ड, ओन, ट्रांसफ़र, इन्वेस्ट इन इंडियन करेंसी, यानी कि अब तो वो बाहर चला गया ना, तो इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया वो होल्ड, ओन या ट्रांसफ़र, इन्वेस्ट कर सकता है। सेम कंडीशन, अगर उसने PRI था तब ली हो या PRI से ली हो, उस केस में वो दोनों उसके लिए हो जाएगा एप्लीकेबल। उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन है 6(4) में RBI की। क्या क्लैरिफिकेशन देता है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन मेंटेन इन द RBI, यानी कि कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो वो पूरी एप्लीकेबल होगी PROI के लिए, वो उसमें से कितना भी यूज़ कर सकता है। कोई इनकम है एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस से, या इन्वेस्टमेंट है, कोई गिफ्ट या इनहेरिटेंस हुआ है PROI को, वो पूरा उसको अलाउड है। कोई फॉरेक्स है आउटसाइड इंडिया में, इंडिया के बाहर ही लिया था, इंडिया के बाहर ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो अलाउड है। PROI में फ्रीली यूटिलाइज द बोर्ड मेकिंग द पेमेंट इन्वेस्टमेंट विदाउट अप्रूवल, यानी कि वो उसके जो भी इन्वेस्टमेंट्स थे, उसकी जो भी पेमेंट, सेल्फ की पेमेंट वो इंडिया में आने के बाद नहीं ली, वो उस केस में उसको भी अलाउड है।
प्रोवाइडेड एट कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज़ मेड कम्प्लीटली आउट ऑफ एलिजिबल एसेट, यानी कि जो एसेट उसने बाहर खरीदी हो वो भी उसके यूज़ में वो उसको फ्रीली यूज़ कर सकता है। आरबीआई में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ब्रांच ऑफिस एजेंसी पीआरओआई, यानी कि आरबीआई सिर्फ रिस्ट्रिक्शन किस पे डाल सकती है, किसी भी ब्रांच एजेंसी क्या ऑफिस है पीआरओआई के उस पर। या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मींस इंस्ट्रूमेंट एज डिटरमाइंड बाय सीजी, यानी कि कोई और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो सीजी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है उस पर वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज़ ब्रॉडली स्प्लिट इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहला परमिशेबल ट्रांजैक्शन फॉर पीआरआई जो शेड्यूल 1 है, परमिशेबल ट्रांजैक्शन फॉर पीआरओआई जो शेड्यूल 2 है, एंड ट्रांजैक्शन ऑन विच रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी इम्पोज, यानी कि जो अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन की बात हमने पहले ही कर ली है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कैपिटल प्रोहिबिटेड, यानी कि बिल्कुल प्रोहिबिशन लगा हुआ है, यानी कि वो ट्रांजैक्शन आप कर ही नहीं सकते। तो उस केस उसमें सबसे पहले हम प्रोहिबिशन वाली की बात करते हैं कि प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, यानी कि जो अकाउंट ट्रांजैक्शन बिल्कुल प्रोहिबिटेड, जिन ट्रांजैक्शनों को आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, वो कौन से ट्रांजैक्शन है। नो पीआरओआई शैल मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया में कोई भी पीआरओआई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, प्रॉपराइटर हो या कोई भी एंटिटी में हो, किसी भी एंटिटी वगैरह में नहीं कर सकता। कौन सी एंटिटी किस चीज़ की होनी चाहिए, चिट फंड, एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटीज़, रियल स्टेट, ट्रेडिंग ऑफ टीडीआर्स, निधि कंपनी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस। ये जो पॉइंट्स है ना, इन कंपनीज़ में, बॉडी कॉरपोरेट्स में कोई भी बाहर का बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता या इसको यहाँ बना नहीं सकता, इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता बाहर का बंदा। रियल स्टेट बिजनेस शैल नॉट इंक्लूड, यानी कि आप कुछ एक्सेप्शंस दे दिए कि रियल स्टेट बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। डिपार्टमेंटल ऑफ टाउनशिप होगी तो वह इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंट कमर्शियल प्रेमिसेस या रोड एंड ब्रिज या रजिस्टर्ड रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होंगे, इन जगहों पे फॉर पीआरओआई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन इसके अलावा जो भी रियल स्टेट का बिजनेस होगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसी तरीके से चिट फंड में भी एक वो दिया है, एक्सेप्शन दिया है। क्या दिया है कि पीआरओआई विल बी प्रोहिबिटेड ऑन द इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस चिट फंड, यानी कि उसको इन्वेस्ट करने से लिए मना करा गया है, लेकिन दे कैन बिकम सब्सक्राइबर, वो सब्सक्राइबर बन सकता है, हाँ, कि वो पैसे डाल सकता है चिट फंड में, लेकिन वो चिट फंड खुद ही तैयार करके यही कहे कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब यहाँ पे तुम लोग पैसे डालो, ऐसा नहीं होगा। वो खुद से चिट फंड नहीं तैयार कर सकता, लेकिन वो किसी चिट फंड में अपने पैसे डाल सकता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रजिस्टर्ड चिट फंड, यानी कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। उसके बाद नो पीआरओआई शैल बी अंडरटेक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सिटीजन डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया, अनलेस सीएचई प्रूव्ड, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, चाहे वो रियल स्टेट का एक्सेप्शन हो या चिट फंड का हो, वो कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता इंडिया का पर्सन बाहर के किसी बंदे के साथ जो कि एक डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया के साथ। अभी यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ कोरिया के बारे में बोला गया है, वैसे और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन स्पेसिफिक नॉर्थ कोरिया के बारे में कहा गया है कि आप नॉर्थ कोरिया के साथ कोई किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जब तक आपको सीजी अप्रूवल ना दे। एंड कोई आपने पुराना कर रखा है तो उसको नेक्स्ट 180 डेज़ में कन्वर्ट कर लो। वैसे 180 डेज़ तब का था जब ये प्रोविजन लॉ आया था, इसका एक्सेप्शन वगैरह बना था। आज के समय में तो ट्रांजैक्शन होंगे ही नहीं ना, अब तो ख़त्म हो गए होंगे सारे ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमारे लास्ट 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं। सबसे पहला परमिशेबल ट्रांजैक्शन फॉर पीआरआई, तो ये वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप सिर्फ रीड भी करेंगे ना तो भी आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरे को आता है, मेरे को पता है, इतना तो नॉर्मल है, लेकिन अब दे रखा है तो आपको थोड़ा रीड करके रखना है, अच्छे से समझ के रखना है, ताकि आप क्वेश्चन में बाई चांस पूछ देता है तो आप लिख पाओ। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज़ कर सकता है, इंडिया का पर्सन क्या क्या कर सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉरेन सिक्योरिटीज़, लोन ले सकता है बाहर से, किसी भी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकता है, गारंटी दे सकता है, ओवरड्राफ्ट या लोन्स ले, बोरोइंग बाय पीआरओआई फ्रॉम अ पीआरओआई, बाहर से लोन ले सकता है। ऊपर वाले में था फॉरेन करेंसी में लोन ले सकता है, इसमें इंडियन करेंसी में बात की, मतलब बोरोविंग्स वगैरह की बात की गई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है होल्डिंग करेंसी या करेंसी नोट्स में,
यानी कि फॉरेन की करेंसी या तो रख सकता है अपने पास या उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है, यानी कि ऑथराइज पर्सन। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट बना सकता है इंडिया या इंडिया के बाहर। टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है बाहर की कंपनी से। लोन्स या ओवरड्राफ्ट PRI टू PROI, यानी कि लोन या ओवरड्राफ्ट ले भी सकता है और दे भी सकता है। रेमिटेंस ऑफ द आउटसाइड कैपिटल एसेट्स का ट्रांजैक्शन भी कर सकता है, या कोई और भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी बना सकता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट किए गए, उसको याद रख लेना कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन कर सकता है। नॉर्मली तो केसेस जो प्रोहिबिटेड है वो प्रोहिबिटेड है, बाकी सारे वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। PRI में ड्रॉ 250 तक का कर सकता है PRI विड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज को। एंड कैट विल बी शेड्यूल 1 के कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के शेड्यूल 1 के हिसाब से। उसके बाद ड्रॉल विद द फॉरेन एक्सचेंज जो शेड्यूल 3 हमने पढ़ा था करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, सब्स्यूम टू द लिमिट, यानी कि जो शेड्यूल 1 यहाँ का है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का और जो शेड्यूल 3 है, उन दोनों को मिला के आपके पास मैक्सिमम 250, ये नहीं कि उसका अलग इसका अलग, आपको दोनों को मिला के मैक्सिमम आप एक साल में 250 का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके बाद प्रोवाइडेड फेदर देता है फॉरेक्स विद अबव लिमिटेंस विद नॉन कॉर्पोरेटिव टेरिटरी नोटिफाइड फाइनेंशियल एक्सचेंज, कि आप उस कंट्री में को किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जो FAIF के द्वारा प्रोहिबिटेड है, यानी कि इतना ज़्यादा वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद परमिशेबल ट्रांजैक्शन PROI के लिए कौन कौन से ट्रांजैक्शन परमिशेबल है। कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो इंडिया में सिक्योरिटीज़ में भी कर सकता है इन्वेस्टमेंट देयर इन द PROI कैपिटल होता है पार्टनरशिप AOP वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकता है, करेंसी नॉर्मली दोनों में सेम है, गारंटी दे सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकता है और किसी भी तरीके के कैपिटल मार्केट्स या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज का पूरा ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप बस रीड भी करेंगे तो काफ़ी है। बस ये होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें कि किस किस तरीके की ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। जो नॉर्मल कैजुअल ट्रांजैक्शन ही वो देंगे तो पेपर में देंगे, कोई ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं देंगे। तो उसी के साथ हम आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक करना है वो आपको आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो। हमारा लॉ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, मतलब कि मेरी तरफ से सारे वीडियोस डलने वाले हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।